हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये सीडीपी का क्लास है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का एक क्लास है और ये फर्स्ट क्लास है। और इसमें थ्योरी विद एमसीक्यू होगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और यहाँ से आप खुद को असेस कर पाएंगे कि आपका कितना तैयारी हो चुका है और आप कितना अभी आपकी प्रैक्टिस बाकी है। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट को समझने में और ख़ुद को असेस करने में दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन डेवलप हैबिट, स्किल्स, वैल्यू एंड मोटिव दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड। ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे इंक्लूजन, समावेशन बोला जाता है? नहीं। मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धार से जुड़ना, डिफ्रेंसिएशन, विभेदीकरण? नहीं, उसे सोशलाइजेशन बोला जाता है। कि ये सब जो यहाँ पर बोला गया है कि अच्छी आदतें, अच्छे स्किल्स, मान्यों को, मोटिव्स को, ये सब रखना एक अच्छे सामाजिक पर्सन का उसका नेचर है। ठीक, तो अच्छा समाजीकरण होना यहाँ पर इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? एक मिनट। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, ये एक बच्चे के विकास के लिए, एक बच्चे के स्कूल में उसका पूरा असेसमेंट हो सके कि उसने क्या सीखा है, कितना वो सीख चुका है, या फिर उसे और किस नए तरीके से टीचर को उसे सिखाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं ऑप्शन को। ओनली समेटिव असेसमेंट, बात कहा जा रहा है कि बस समेटिव असेसमेंट ही काफ़ी है। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि दो तरीके का असेसमेंट होता है। एक टीचर बच्चे को दो तरीके से असेस कर सकता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि जब बच्चे को टीचर जब क्लास में सिखाता है, उस दौरान जब बच्चे को टीचर असेस करना चाहता है कि मैंने जो अभी टॉपिक बच्चे को सिखाया है ये समझ में आया कि नहीं, तो क्लास के दौरान जब टीचर बच्चे को असेस करता है, उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तुरंत ये जानने के लिए कि मैंने जो अभी सिखाया है वो उसे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो आपका फॉर्मेटिव हो गया। कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जिस समय उसे नॉलेज दिया जा रहा है उस टाइम, तो या तो वो एक हफ्ते में टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, तो वो भी आपका फॉर्मेटिव टेस्ट है कि टीचर ने एक यूनिट कंप्लीट किया और उसने सोचा कि चलो ठीक है अब देखते हैं कि जो यूनिट कंप्लीट किया गया है ये बच्चे को समझ में आया कि नहीं। तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जो टर्म एंड असेसमेंट होता है कि पूरा एक साल आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपका असेसमेंट किया जाएगा कि आप अगर 9th क्लास में हैं तो आपको पूरा 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है पढ़ा दिया गया। अब लास्ट में आपका साल के लास्ट में एनुअल टेस्ट जो होता है, एनुअल एग्ज़ाम, वो होगा पता लगाने के लिए कि आपने साल भर में क्या सीखा है। ठीक, तो ये होता है समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बस समेटिव असेसमेंट होना चाहिए? नहीं, दोनों होना चाहिए। बी में बोला जा रहा है नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव, कि दोनों में से कुछ भी ना किया जाए, ये भी गलत है। बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, ये सही है। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि डी क्या है। 1 मिनट, डी ऑप्शन नहीं आ रहा है। वैसे सी तो सही है, सी ही सही है। ठीक है, सी को देखते हैं। जो यहाँ पे सी है वो एक करेक्ट आंसर है कि एक बच्चे के पूर्ण असेसमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उसका फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट किया जाए। ठीक,
तो हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्मेटिव क्या होता है कि जब बच्चे में ज्ञान का विकास किया जा रहा है, जब बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है, उस टाइम पे जो असेसमेंट होगा चेक करने के लिए वो आपका फॉर्मेटिव है। और समेटिव असेसमेंट एक टर्म एंड असेसमेंट होता है, साल के लास्ट में जो असेसमेंट होगा कि जैसे हम लोग का एनुअल एग्ज़ाम होता है तो वो आपका समेटिव असेसमेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? मानव विकास, 1 मिनट, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, कि बस इन्वायरमेंटल फैक्टर ही इनफ है एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए? नहीं, दोनों की ज़रूरत होती है। एक ह्यूमन के, एक बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोनों मिल करके एक पूर्ण विकास करते हैं एक ह्यूमन बीइंग का। ठीक, तो बी है, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ना तो हेरिडिटी डेवलपमेंट कर रहा है और ना ही इन्वायरमेंट, तो ये भी गलत है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ये सही है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। कि हम एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, इसका कारण आनुवंशिकता है? नहीं, गलत है। इसका कारण आनुवंशिकता और हमारा वातावरण दोनों है। हम एक दूसरे से अलग वातावरण में रहते हैं। वातावरण मतलब बस ये नहीं कि घर के बाहर का, घर के अंदर भी, हम लोगों के घर के अंदर का भी माहौल जो है, वातावरण जो है वो अलग है। ठीक, तो यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है कि दोनों का ज़रूरत होता है एक पूर्ण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द स्टूडेंट। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है? नहीं, बच्चा निष्क्रिय कभी नहीं होना चाहिए, बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज़, कि बच्चा ज्यों का त्यों ज्ञान को उतार ले अपने अंदर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाए कि मैंने जो जो शब्द बोला बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चा बस उसी शब्द को अपने समझ ले। ठीक, अपने तरीके से ना समझे, बस मेरे शब्दों को वो याद कर ले, तो ये भी गलत है। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाना चाहिए, कि जब शिक्षक बोले तभी बच्चा ज्ञान को रिकॉल करे, उसे दोहराए। ठीक, अपने सब्जेक्ट को जो भी उसने पढ़ा है वो तभी दोहराए जब उसके टीचर उसे बोले, तो ये भी गलत है, गलत है ये। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ये सही है। बच्चा ज्ञान का संरचना करता है, बच्चा यहाँ पर ज्ञान, दूसरे के ज्ञान को लेता नहीं है, बच्चा खुद ज्ञान की संरचना करता है। बच्चे को साइंटिस्ट बोला गया है। ठीक, तो बच्चा एक साइंटिस्ट है, वो खुद ज्ञान का फॉर्मेशन करेगा, वो खुद चीज़ों को करके सीखेगा कि कोई चीज़ कैसे होता है, वो खुद जानेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है कि बच्चा ज्ञान का निर्माता है, वो खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, देखते हैं कि वह क्लासरूम जहाँ पर एक छत के नीचे हर तरीके के, हर ग्रुप के, हर कैटेगरी के बच्चे हो और वो एक साथ पढ़ें। ठीक, वहाँ पर किसी को कैटेगराइज ना किया जाए कि ये पिछड़ी जाति का है या फिर ये अमीर घर का है, ये गरीब घर का है, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समावेशी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर बिना किसी भेदभाव का हर बच्चे को एक ही क्लासरूम में एक साथ एक ही तरीके से पढ़ाया जाए समान रूप से, तो वो आपका समावेशी कक्षा होगा। अब देखते हैं कि समावेशी कक्षा के बारे में क्या
सही है। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपथी टूवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर, गलत है। टीचर को कभी भी एक डिसेबल्ड बच्चे के प्रति सिंपथी नहीं शो करनी चाहिए कि हाँ इसके में कोई कमी है तो टीचर उसे अलग से सांत्वना दे, उसे सिंपथी दे, सहानुभूति दे। नहीं, ये गलत है। इससे बच्चे को थोड़ा ऑड फील होता है कि उसे अलग से कोई मतलब उसे बेसहारा टाइप का उसे शो कर रहा है, तो ये गलत है। टीचर को कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। यूज लेबल सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन, कि आप किसी क्लास में हैंडीकैप्ड कोई बच्चा है, रिटार्डेड बच्चे हैं और कोई और बच्चा प्रॉब्लम है, कैटेगराइज बच्चे, तो आप इन सबको अलग अलग बैठाएंगे कि हैंडीकैप्ड वाले अलग बैठ जाएं, रिटार्डेड वाले अलग बैठ जाएं? नहीं, यहाँ पर सबको एक साथ बैठाना है। समावेशी कक्षा में सबको एक साथ बैठाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देखते हैं सी, पे अटेंशन ओनली द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चे, ठीक, कि बस टीचर उन्हीं बच्चों पर ध्यान दे जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं और वो स्पेशल टाइप के हैं, प्रतिभाशाली हैं, योग्य बच्चे हैं, तो ये भी गलत है। तो भाई वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़ी जात के, तो उन पे ध्यान कैसे पहुँचेगा टीचर का? तो ये भी गलत है। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना सीखने का तरीका होता है। हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सकता है। जरूरी नहीं है कि टीचर जिस तरीके से बच्चा बताए क्लास का हर बच्चा उसी तरीके से किसी चीज़ को सीख जाए। नहीं, हर एक बच्चे की अपनी क्षमता है और अपनी योग्यता है, तो बच्चा उसी क्षमता और योग्यता से सीखेगा जो उसके अंदर है। तो ये डी ऑप्शन सही है, बाकी सब यहाँ पे गलत है। तो हमने देखा कि बाकी सब क्यों गलत है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग शाइन इन द क्लासरूम, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने में उसे चिंता है। डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, शब्द और अक्षर को पहचानने में उसे कठिनाई हो रही है। पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। डिफ़िकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई हो रही है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि एक बच्चे को इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो उसे कौन सा डिजीज हो सकता है। ठीक, अ क्रिएटिव स्टूडेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव बच्चा का ये तो डेफिनेशन ही नहीं है। क्रिएटिव बच्चा हमेशा एक्टिव होगा, वो हमेशा क्रिएशन करेगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का होगा। ठीक, तो क्रिएटिव स्टूडेंट का नहीं है। अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सही है कि ये जो ऊपर यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रहा है, रिकॉल करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का लक्षण है। सी को देखते हैं, स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक क्षति वाले बच्चे, नहीं, ये भी गलत है। एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, एक स्वलीन विद्यार्थी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बी आंसर जो है वो सही है कि अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का ये लक्षण है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टूडेंट in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and result in stereotype threat, a teacher's initial step can be, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके मानसिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्नलिखित स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आकांक्षा प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक, कि कोई एक बच्चा है वो ऐसे बैकग्राउंड से है कि उसके आस पड़ोस के लोग, उसके घर के लोग कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, उन्होंने कभी एजुकेशन लिया ही नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, बिल्कुल वो लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। तो ऐसे बच्चे को टीचर को कैसे समझाना चाहिए, उसके अंदर से ये भेदभाव कैसे दूर करना चाहिए। देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, कि टीचर
अलग अलग सोशल ग्रुप के बच्चों में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दे, ये गलत है। बच्चों में कभी कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए इस तरीके का कि अलग अलग सोशल ग्रुप के बच्चों में कंपटीशन करवा दे, ये चीज़ गलत है। ठीक। बी क्या है, सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन्स, कि बच्चे से कहना कि तुम स्कूल छोड़ दो, तुम जाओ कुछ और करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है कि टीचर यहाँ पर बच्चे को इस तरीके से डिस्करेज नहीं कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि टीचर बच्चों को ऐसे सामाजिक जो रोल मॉडल हैं उन लोगों का उसे उदाहरण दे, कहानियाँ दे, उसे समझाने के लिए, उसे इनकरेज करने के लिए, ये सही है। इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना, कि टीचर बिल्कुल इसे अनदेखा कर दे और बस अपने काम में लगा रहे, कि उसे ध्यान ही नहीं देना है कि क्या हो रहा है उसकी क्लास में, तो ये गलत है। ठीक। टीचर को ऐसे बच्चों को जो जिनका बैकग्राउंड अभी बहुत पीछे है, वो अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो टीचर को ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, उसे और इनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल डेली आए, वो पढ़े, वो पढ़ सकता है, वो सब बच्चों के बराबर है, उसे ऐसे रोल मॉडल की कहानियाँ सुनाए और उदाहरण दे। तो यहाँ पर सी जो है वो सही है। ये सब एक बेस्ट तरीका है ऐसे बच्चों को इनकरेज करने का। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाई, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि टीचर जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज कर दे। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि किसी एक समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना, कि आपके पास कोई एक, सपोज कीजिए फ्रूट रखा है, वो एप्पल है, ठीक। अब आपको उसके बारे में सोचने के लिए बोल दिया जाए तो आप कितने चीज़ें उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये एप्पल है, ये एक फ्रूट है, तो इसे फ्रूट क्यों बोला जा रहा है, ये कहाँ पे मिलता है, और ये किस कलर का दिख रहा है। आप इसके बारे में जितने तरीके सोचेंगे, ठीक, वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। बस आप उसके बारे में अगर यही बस सोचे, ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, दो टाइप की थिंकिंग होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में हमने क्या देखा कि अलग अलग दिशाओं में किसी एक चीज़ को, किसी एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में जैसे कि एमसीक्यूज होते हैं कि मल्टीपल टाइप आपको आंसर, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, तो उसमें से बस आप एक टिक कर दिए और निकल लिए कि इसका आंसर यही है। कुछ भी वहाँ पर आपको सोचना नहीं है उसके बारे में, उसकी थियरी क्या है, उसे क्यों कहा जा रहा है, नहीं। जहाँ पर बस आपको एक तरीके सोचना हो, एक ही हल को बस आपको निकालना, तो वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। तो एक बच्चे के विकास के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सही होता है, ठीक। उससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा और काफ़ी ज़्यादा वो लॉजिकल होगा। तो यहाँ पर ए वाले में बोला जा रहा है कि टीचर डिस्करेज कर दे, टीचर बच्चे को हतोत्साहित कर दे डाइवर्जेंट के लिए, तो ये गलत है। इससे तो बच्चा बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बी में क्या है, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, कि हाँ, टीचर बच्चे से बोले कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारा सोचने का तरीका सही है, और उसे ये बोले कि हाँ तुम इसमें और इस तरीके से और बढ़िया कर सकते हो, उसे और ज़्यादा आइडियाज़ दे टीचर। तो ये पी ऑप्शन सही है, टीचर वहाँ पर इसे इनकरेज कर रहा है उसके थिंकिंग को। डी में क्या है, डिस्करेज करना, बिल्कुल नहीं, डिस्करेज वर्ड ही गलत है एक बच्चे के साथ। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, कि बच्चे को बोल दिया जाए कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल रिस्क मत लो और बस शांति से बैठो, जो तुम्हें एक तरीका मालूम है तुम उसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो दूसरा कोई सोचोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, वो रिस्क होगा तुम्हारे लिए। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन पर बल देकर, कि हमने देखा कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, किसी प्रॉब्लम को बस एक तरीके से सॉल्व करना। आपको बस बता दिया जाए कि कोई भी प्रॉब्लम है, बस आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको और अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताया ही न जाए। तो ये बिल्कुल गलत है कि टीचर बस एक बच्चे को प्रेशराइज करे कि बस तुम इसे ऐसे ही करो, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर उसे चिंतन करने के लिए बोले, तो ये भी गलत है। यहाँ पर अपना आंसर है बी, उसे इनकरेज करना चाहिए उसके डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, उसके सोच के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम पर बल देता है? इंक्रीजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रेन, ठीक, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। भाई टीचर कितना पुरस्कार देगा, इससे बच्चा तो बैठा रह जाएगा कि अब पुरस्कार मिलेगा तभी मैं पढ़ूंगा, तो ये गलत है। नहीं, हमेशा पुरस्कार काम नहीं आएगा। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर्स इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि टीचर बस एक ही तरीका अपनाए, क्या है हिंदी में कि निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। नहीं, व्याख्यान विधि आप यहाँ पे जो ओनली लिखा है बहुत गलत है, कि व्याख्यान विधि आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, एक उपाय नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ये गलत है। ऑप्शन होना चाहिए कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको बहुत लोगों को एक साथ समझाना है तो वहाँ पर आप लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन बस लेक्चर मेथड से ही हमेशा पढ़ाएं, ये गलत है। सी है शोविंग जेन्यून इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रेंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। विषय वस्तु तथा बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार। डी है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रेन टू लर्न, बच्चों को पढ़ने और सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, कि टीचर हमेशा टेस्ट लेता रहे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्या इससे बच्चा मोटिवेट होगा? कभी नहीं होगा। वो हमेशा टेस्ट दे करके ऊब जाएगा, वो स्कूल आना छोड़ देगा कि टीचर तो जब देखो टेस्ट ही लेते रहते हैं, तो गलत है। यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, ठीक, विषय व्यवस्था बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट। हाँ, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या विश्लेषण के समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? फंक्शनल फिक्सनेस, फोकसिंग ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्रियात्मक अनमयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण की एक ही आयाम में सीमित रहना, गलत है। नहीं, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, ये सही है। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। नॉट प्लेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये गलत है। सी ऑप्शन क्यों सही है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस प्रॉब्लम को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, ठीक, आपके पास कोई समस्या है, आप उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें कि अब हमें स्टेप वाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप उसे छोटे छोटे स्टेप में बांट देंगे तब आपका प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर देना, ये एक अच्छा उपाय है, ठीक। आगे देखते हैं। बस ये रहा 10 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को हमने थ्योरी विद एमसीक्यू किया है। काफ़ी आसानी से यहाँ पे समझाया गया है हर एक ऑप्शन को, कि आप इससे आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो, आपका रिवीजन भी होता रहे, कि कोई भी अगर वहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि कितने आसानी से और कितने डिटेल में चीज़ों को यहाँ पे समझाया जा रहा है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन के साथ आएंगे।